अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं सैयद कल्बी अली, जो कि डान के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और जो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं, यानी कि हर फन मूला है। आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के असासाजात से मुतालिक जो नैब की एक रिपोर्ट है कि वो रिपोर्ट क्या कहती है, और इलेक्शन कमीशन में जो इनके मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उनके जो असासाजात थे वहाँ पर क्या उनके बैंक अकाउंट्स की क्या डिटेल्स वगैरह हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, कल इनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बड़े मेरे ख्याल में एक क्लियर एक मैसेज दिया है कि वो अगर वज़ीर आज़म होते तो कारगिल एपिसोड पे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको सैक करते, और अगर DGI इनका इस्तीफ़ा मांगते तो ये उन्हीं का इस्तीफ़ा जो है वो तलब कर लेते। यानी इन्होंने एक बड़े एक खुले अल्फाज में बता दिया कि इनको नवाज शरीफ ना समझा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ के जो असासाजात हैं उनके हवाले से बात करते हैं। जो नैब की रिपोर्ट जो है, जो गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत में पेश हुई और नवाज शरीफ जो है उनके असासाजात जो हैं वो अटैच कर दिए गए हैं, उनमें जो एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं सात एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें 2,14,202 रुपये जो हैं वो 2,14,202 की रुपये जो है वो इन अकाउंट पे मौजूद है। 3,97,810 का जो बैंक अकाउंट है वो डॉर्मेंट है, यानी कि गैर फ़ाल है। जबकि जो 3 फॉरेन करेंसी अकाउंट है उनमें नहायत ही कलील रकम है। एक में 566 यूरो है, दूसरे में 698 डॉलर हैं और एक में 498 पाउंड है, ब्रिटिश जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। कल्बी, आप जो है वो काफ़ी इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं कि कितने असासाजात पॉलिटिशियंस के हैं, तो आपके पास क्या जो आपकी रिपोर्ट्स थी और जो आपने क्या निकाला है, कितने अकाउंट्स थे मियां साहब के, कोई 2 साल का 3 साल का? ये जो है इसमें हमारी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पार्लियामेंटेरियंस अपनी सबमिट करते हैं एसेट्स की कॉपी, ये 2016 की है जिसमें मियां साहब ने साइन किए हैं और ये एक ऑफिशियल कॉपी है। तो इसमें अब हम देखें, अगर जो खुद मियां साहब ने फाइल किए थे तो नैब के पास इतने कम अमाउंट आ रही है, हालांकि इनके बैंक अकाउंट्स थे जिनमें से एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा, एक में 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, दूसरा भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिसमें 2 करोड़ 22 लाख, और एक और है जिसमें 47 लाख रुपए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर का ही अमाउंट है। तो ये काफ़ी सारे, अब हम देखते हैं कम से कम नाना करके भी ये 6 करोड़ के करीब रुपया बनते हैं, जो कि दूसरी तरफ मियां साहब ने खुद ही इसमें लिखा हुआ है कि इनके 19 करोड़ और 20 करोड़ तकरीबन 21 करोड़ रुपए के करीब हुसैन नवाज साहब ने इनको भेजे हैं 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स में, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में। ये हुसैन नवाज साहब ने इनको भेजे थे। तो ये 2016 में 2015 की रिपोर्ट है, ये 2015 में जिसमें साइन किए हुए हैं, डेट भी अगर हम देख लेते हैं एग्जैक्टली 15 सितंबर 2015 को इनके बैंक अकाउंट में 21 करोड़ रुपए तो फॉरेन करेंसी अकाउंट में ही थे, बाकी लोकल बैंक्स में भी हैं। फिर बाकी मियां साहब का जाती उम्र में एक घर है, मरी में भी एक घर है और 6 मुख्तलिफ जगहों पे एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है नैब की, इसमें तो जाती उम्रा का घर का जिक्र नहीं हुआ। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक 135 अपर माल लाहौर है, उसके अलावा इनकी जो है वो कोई एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जो कि तकरीबन 7 के करीब हैं, बल्कि 6 एग्रीकल्चर लैंड है। फिर एक बंगला है जो कि हाल रोड मरी में है, फिर एक हाउस है जो कि छांगला गली डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में है। ये इसमें जो मियां साहब ने लिखा है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एबटाबाद वाली और ये हाल रोड मरी वाली, ये उनकी मिसेस की हैं जिनका अब इंतकाल हो चुका है। तो अब या तो ये इन्होंने एज्यूम कर लिया है या जो भी है, लेकिन बहरहाल ये भी प्रॉपर्टीज़ इसका जिक्र है जो मियां साहब ने खुद भी एक एक्नॉलेज किया है। फिर मियां साहब के और शेयर्स भी हैं काफ़ी जगहों पे, आपके पास नैब के पास ये हैं शेयर्स की लिस्ट। चौधरी शुगर मिल्स में इन्होंने खुद लिखा है शेयर्स हैं, हुदैबिया मिल्स में हैं और मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में, हमजा स्पिनिंग मिल्स में भी हैं। तो ये शेयर्स भी हैं। ये जो शेयर्स हैं जी, ये जो है ये सिर्फ 4 कंपनियों का लिखा गया है, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हुदैबिया पेपर्स मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में
इनके शेयर्स हैं, एक में कोई 4,67,000 है, एक में 3,45,000, फिर 22,000 और एक में 48,606 48 जो इतफाक टेक्सटाइल मिल है। तो ये इनके हैं। इसके अलावा वो मेरे ख्याल में दीगर भी उनकी प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो यही है जो कि अभी हमने डिस्कस की। गाड़ियाँ भी डिफरेंट गाड़ियाँ जो है वो, हाँ गाड़ियों में जो है वो एक टोयोटा लैंड क्रूजर थी और 2 मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं और 2 ट्रैक्टर्स भी हैं। वो मेरे ख्याल में ठीक है। हाँ ठीक है। तो मियां साहब ने अपने ट्रैक्टर्स अपने नाम क्यों रखे थे? मियां साहब ने वैसे ट्रैक्टर्स अपने नाम क्यों रखे होंगे? नहीं वो देखें ना, एग्रीकल्चर लैंड भी है तो तकरीबन कोई 6-7 बड़ी जो एग्रीकल्चर लैंड है, हज़ारों कनाल लैंड है, तो उसमें 2 ट्रैक्टर जो है वो उनके तो मतलब काफ़ी होंगे, ज़्यादा मजीद भी मेरे ख्याल में रेंट पे लेते होंगे। लेकिन आपके ख्याल में ये इतना डिफरेंस किस तरह से है कि 2015 से जो 2016 की जो एसेट्स डिक्लेरेशन जो उनका है उसमें जो डिक्लेयर किए गए हैं अमाउंट वो तो बहुत ज़्यादा है और अभी बहुत कम अमाउंट आ रही है। तो क्या ये कोई मियां साहब लिटिगेशन में भी थे, बुकला को शायद फीस वगैरह दे दी होगी, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो यही सिलसिला है कि इन्होंने जब हालात ख़राब होते गए तो बीच में से जो मेजर अमाउंट है वो बैंक अकाउंट से निकाल ली। और जो हमारे मुल्क में होता है कि जो इदारे के लोग हैं वो खुद भी मशवरा यही देते रहते हैं कि जी आप फलाना काम कर ले, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह या मर्सिडीज़ या लैंड क्रूज़र पता नहीं किस मॉडल की है, तो ये अगर कॉन्फिस्केट भी हो जाएगी तो वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किस 2010 की है, ये जो लैंड क्रूज़र है वो 2010 की है। मर्सिडीज़ जो है वो एक 1973 मॉडल की और दूसरी मर्सिडीज़ जो है वो 1991 मॉडल की है। ये मेरे ख्याल में ये वो 91 मॉडल की वो है जो कि तोशा खाना से जो है वो इनको मिली है और ये केस भी तोशा खाना से चल रहा है वही। तो अब ये है ना कि अगर ये वाली चीज़ें गाड़ियाँ अगर इम्पाउंड भी हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से नैब वाले भी बस इसको स्क्रैप में ही बेचेंगे अगर ये कुछ होता गया तो। और अगर वापस भी मिल गई तो मियाँ साहब ने भी इसको स्क्रैप में ही बेच देना है इन गाड़ियों को, तो क्योंकि अब वो तो ये नहीं चलाते, जितना भी हमने उनको देखा है तो वो इन गाड़ियों में तो कहीं उन्हें मूव करते हमने देखा नहीं है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस यही होता है जो हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम बनती है कि इदारे के ऊपर भी इदारे के जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो नैब हो गए, पुलिस वाले, वो रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ ना कुछ एक लीनेंसी रखते हैं कि अगर इनकेस कल को हुकूमत बदल जाए, कुछ हो जाए, तो अपनी नौकरी और अपने जो ताल्लुकात हैं दोनों एंड्स पे ही बैलेंस रखते हैं। तो यही होगा। दूसरी बात, बैंक अकाउंट्स पे तो बड़ा एक सिंपल आइडिया है कि बीच में ये पैसे निकालते रहेंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें रख लिया, एक आध बैंक अकाउंट जो है ना वो उन्होंने डोरमेंट भी छोड़ दिया है, बाकी पैसे बस निकाल लिए कि अगर वही टोटल आपके यहाँ पास जो यानी सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो कुछ चंद लाख रुपए आ रहे हैं, जबकि इसमें तकरीबन काफ़ी यानी कि अमाउंट इसमें आती है, वैसे काफ़ी कई करोड़ों में आ रही है। तो ये कि बीच में से निकाल लिया होगा। अब वकीलों को पैसे दें या जो भी है, लंदन में खर्चे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अच्छा, SEC नैब की जो रिपोर्ट है इसके अगर आपकी बात जो है वो, बल्कि आपकी बात की जो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो एक नाकिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ पे चीज़ें गई और कहाँ चली, कहाँ से मतलब पैसा किस तरह से चला गया। इन्होंने SEC से भी जो रिकॉर्ड मांगा हुआ है उसमें 2 कंपनियां मेरे ख्याल में, एक हमजा स्पिनिंग और एक चौधरी शुगर मिल के जो है वो शेयर्स जो है वो नहीं लिखे। तो आपके ख्याल में SEC के ने ये डेटा क्यों नहीं दिया इनको जो कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में शो हो रहा है? चौधरी शुगर मिल्स का भी केस चल रहा है मेरे ख्याल से। ये वाले जो है ना केस कुछ इनके वो या तो इम्पाउंड कर लिए या इन्होंने ये भी कुछ शेयर्स वगैरह कुछ सिलसिला बना होगा। SEC वाले भी अमूमन जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं इन हॉट वाटर्स, वो काफ़ी अरसे से जब से ये चौधरी शुगर मिल्स का मामला आया है SEC वाले काफ़ी वहाँ भी उन्हीं के ऊपर भी केस चल रहा है। वो जो पिसाब का वो थे वो जो जफर इजाज़ी वो इसी जेल भी गए थे। हाँ, चौधरी शुगर मिल के ही हवाले से। वो अभी जो रिसेंटली उनका एक और भी क्राइसिस बनी हुई है, अब वो चूँकि लिटिगेशन भी मामला है तो लेने की ज़रूरत नहीं है नाम किसी का, लेकिन अभी वो भी है। दूसरे जैसे एक और भी थे साबका कमिश्नर ताहिर महमूद साहब, उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे साबका जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये सब जो है ना चौधरी शुगर मिल्स के ऊपर काफ़ी कुछ और भी ये जो अब उन्होंने कुछ लगता है शेयर्स आगे पीछे कर दिए होंगे जाने से पहले ही, कमिश्नर साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ही। तो इसलिए वो नैब के पास अब जो करंट रिकॉर्ड है उसमें वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब नैब ने जो लिया है वो लेटेस्ट रिकॉर्ड लिया है और ये हम जो बात कर रहे हैं ये 2015 का रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब बीच में यहाँ पे अब SEC के अभी बहुत बड़ा दायरा होता जाएगा अगर नैब वालों के लिए भी, कि वो ताहिर महमूद साहब और जफर इजाज़ी साहब को भी अगर इसमें शामिल कर लें। मतलब आपके ख्याल में कोई जो रिकॉर्ड में शायद कोई रद्द बदल हुई होगी? नहीं, 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 नहीं,
रिकॉर्ड के अलावा लीगली भी काम हो सकता है, शेयर्स उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, बेच दिए, ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें यही है ना कि जैसे जब कहीं मामला गड़बड़ होता है तो एससीसीपी एक क्या आप लोग जैसे जुडिशली कहते हैं, कसाइस जुडिशल फोरम, हाँ, तो वो उस लिहाज से वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, चीज़ें रोक सकते हैं, वो इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, इतनी पावर्स हैं उनके पास। तो लेकिन ये जिस तरह से हम नाम ले रहे हैं और जो बाद में लोग कुछ जिनके ऊपर शक भी जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह मैंने कहा चेयरमैन साहब के और कमिश्नर साहब के ऊपर भी, तो वो उनकी दोस्तियां थी, वो लोग क्लेम करते थे, बड़े ओपनली कहते थे जी वो तो बड़े हमारे डार साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और ये उनकी मेहरबानी है, फलाना ढिमकाना, ऐसे मतलब वो यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात जिक्र भी करते थे इस तरह का ये लोग। तो वो उन्होंने यही किया होगा कि दायरे में, इससे पहले कि वो मामला सीरियस होता है चौधरी शुगर मिल्स का, तो वो नवाज शरीफ साहब के नाम से कहीं और शिफ्ट, ट्रांसफ़र, सेलिंग, जो भी कुछ कर दिया उन्होंने, कर दिया होगा, खाता क्लियर हो गया होगा उनका। अच्छा, वो जो कि डार साहब ने सारी बात उनको लगाया था, तो वो दोस्त भी थे, तो दोनों मेरे ख्याल में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। ये बताएं कि कल इमरान खान की जो स्पीच है, तो आपके ख्याल में सिविलियन बालादस्ती के जो अगर जो ख्वाह हैं, क्या उनके लिए कोई वेलकमिंग नहीं थी, कोई खुशाइन नहीं थी कल की जो स्पीच? देखिए, सिविलियन बालादस्ती एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये किसी और को इतनी सुनाई ना हो या ना हो, मेरे नज़दीक ये उन्होंने मियाँ साहब को ज़्यादा सुनाई है। और मियाँ साहब को ही बताया कि जी आप बहुत ही ना सिर्फ जो आप बातें कर रहे हैं, ये आपको अपना बैकग्राउंड एक तरह से उनको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप जिन बातों को कह रहे हैं उन सब चीज़ों का कसूरवार अगर हैं तो आप खुद हैं। मेरे नज़दीक तो ये डायरेक्ट मैसेज मियाँ साहब की तरफ है कि भाई जो बात आप मुझे कह रहे हैं, या मतलब मुझे से मतलब कौम को कह रहे हैं और इंसाइट कर रहे हैं, और जो इदारों को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही सब कुछ की पैदावार भी आप हैं और वही सब कुछ बिगाड़ का एक मेजर रीज़न आप हैं, क्योंकि आपने ये गलतियाँ की कि करगिल में आपने स्टैंड लेना था। तो अगर मतलब हु वाज अथॉरिटी एट दैट टाइम, द पीएम शुड बी द अथॉरिटी एंड पीएम वाज द अथॉरिटी। इसी तरह जो एक्सटेंशंस हैं, ये सब चीज़ें आप स्टैंड लेते हैं, मैं नहीं करता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वैसे तो जो इमरान खान है, उन्होंने जो कल कहा कि मैं अगर आर्मी चीफ, अगर कारगिल का मैं आर्मी चीफ मैं होता उस वक्त वज़ीर आज़म, तो मैं आर्मी चीफ जो है उनको ओहदे से हटा देता। फिर उन्होंने कहा कि अगर DGI जिस तरह मियाँ साहब 2-3 दिन से तक स्पीच करके वो बता रहे हैं कि DGI जो है वो मुझे इस्तीफ़े का कहता तो मैं उसी से इस्तीफ़ा मांग लेता। आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो अभी हिस्ट्री है, इसमें कोई सिविलियन वज़ीर आज़म ने इस किस्म की कभी बात इन बड़े पब्लिक जो इस तरह के ऑफिस हैं, किस वज़ीर आज़म ने अब तक इस किस्म की बात की है या कहने की जरूरत की है? देखिए, मेरा अपना ज़ाती पॉइंट शुरू से इसमें बड़ा क्लियर है। वज़ीर आज़म जो भी हैं, उन्होंने खुद अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि अब वो आते हैं, फिर भी लार्जली स्पीकिंग उनके पास एक पावर है, और जिस पावर के बेस पे वो आए हैं, और वो पावर उन सबको उन्हें भी पता है। अब जब परेशानी में आते हैं तो ये लोग उसी पावर की तरफ जाते हैं। अब वो हायो थानेदारा वाली मिसाल अगर आप सबको याद होगा ना एतजाज़ एहसन की, कि जब ये इमरान खान साहब का धरना हुआ था तब पार्लियामेंट याद आई थी मियाँ साहब को। यही चीज़ यहाँ पे है कि भाई इन्हें अगर पता है कि हर कोई वल्नरेबल है, मैं हट सकता हूँ, मुझे ये मुझे वो, और आखिरकार मुझे पब्लिक से ही रोना पीटना करना है, तो जिस वक्त मौका था तो उस वक्त भी हिम्मत करते और कहते ठीक है हटा दो। अभी हटना ही था ना। इमरान खान ने तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं मुंतखब हुक्मरान हूँ, हाँ। वज़ीर आज़म हूँ, तो किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो मुझे आके इस तरह से कहे कि जी आप रिजाइन कर दें। तो आपके ख्याल में ये उन्होंने किसको सुनाया होगा? ये दोनों ही बातें हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने उन इदारों को सुनाया है कि जो प्रेशराइज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को सुनाया, जुडिशरी को सुनाया, जिसको भी जो भी मुलाजमीन है ना, उन्होंने बताया कि भाई मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं। हाँ, दूसरी तरफ डायरेक्टली स्पीकिंग नवाज शरीफ को ये सुनाया कि जी आप कमज़ोर थे इसलिए आपके साथ ये हुआ, और अब आप उसकी तरफ गए हैं, यानी अवाम की तरफ रुजू कर रहे हैं, जो पहले करना चाहिए था। आपको अवाम लेके आई थी, इदारे नहीं लाए थे। और अगर आप समझते हैं, मतलब इसका इसी पैगाम का दूसरा रूप पे तो देख सकते हैं ना, कि अगर आप समझते हैं कि आपको इदारे लाए थे तो आप इसलिए इदारों के सामने झुके रहे। मैं समझता हूँ कि मुझे अवाम लाई है इसलिए मैं खड़ा रहूँगा। मतलब दूसरी तरफ एक बहुत सीरियस पैगाम है इसमें, और हमारा सबका, मेरा भी आपका भी, हम सब का यही मौक़िफ़ है कि जब ऐसे कोई बात हो तो जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए उस वक्त। उसी वक्त वो भी अगर इस्तीफ़ा दे देते तो आज कम से कम रो नहीं रहे होते इस तरह
मतलब लफ्ज़ में माजरत खा हूँ अगर उनके फॉलोअर्स के साथ, रोने वाली बात लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन जो परेशानी, जो चीज़ वो आज कह रहे हैं वही 4 साल पहले कह रहे थे। क्या होना था? चलिए, बहुत शुक्रिया कल्बी अली। कल्बी अली ने बड़ी तफसील से ये बताया कि जो एसेट्स जो हैं, जो नैब ने जो रिपोर्ट दी है और जो इलेक्शन कमीशन के जो असासाजात थे उनमें क्या डिफरेंस है। लगता यही है कि नैब ने जो है वो बनी बनाई एक रिपोर्ट उठा के वो अदालत में पेश कर दिया और कोई ख़ास इसमें कोई जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसकी कोई ख़ास इनपुट नज़र नहीं आती। उसने जहाँ से एक जो है वो एक क्लरिकल काम जो है वो लगता है कि क्लरिकली जो है वो डेटा इकट्ठा किया और उसको कंपाइल करके वो कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ताहम ये अब अदालत का काम है कि वो इस मामले को मज़ीद आगे कैसे लेके चलेगी। फ़िलहाल तो ये प्रॉपर्टी जो है उनकी कन्फिस्केशन के जो है वो ऑर्डर्स इशू हो गए हैं, लेकिन ये बात भी एक जिस वक्त मियाँ साहब आएंगे पाकिस्तान में तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये वागुज़ार हो जाएंगी। दूसरी बात जो थी वो इमरान खान की जो स्पीच थी उसके हवाले से कि उन्होंने एक बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम दिया है कि वो उनको नवाज शरीफ ना समझा जाए, उनको इमरान खान समझा जाए। और वो ये कि अगर उनको कोई आकर कहेगा कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो कभी वो स्टेप डाउन नहीं होंगे, बल्कि इस्तीफ़ा देने वाले जो हैं उनके साथ जो है वो दो दो हाथ करेंगे और उनका इस्तीफ़ा जो है वो तलब करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।